चंगेज खान करोड़ों के बाप मगर अपने बेटे के नहीं। 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा बगोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तहबाला करके रख दिया। चंगेज खान की सफाक दानिश की रुत पर सवाल मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क उनके आगू सरनिगू होते चले गए। महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों को राख उड़ाते चंगेज खान के जर्नेल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुतसिल सल्तनत के मालिक बन गए। अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। आज उस इलाके की कुल आबादी 3 अरब नफूस पर मुश्तमिल है, लेकिन चंगेज खान की कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी। एक और मैदान में भी उसकी फतूहात इतनी ही हैरत अंगेज हैं। चंद वर्ष पहले एक जीनियाती तहकीक से मालूम हुआ है कि साबिक मंगोल सल्तनत की हदूद में रहने वाले 8% के करीब मर्दों के वाई क्रोमोसोम्स के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि वो मंगोल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखता है। इस तहकीक से ये नतीजा निकलता है कि दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में ये मखसूस निशान हजारा कबीले के अफराद के DNA में पाया जाता है जो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुगल, चौताई और मिर्जा नामों वाले बाज लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। एक शख्स की इतनी औलाद कैसे हो सकती है? जीनियाती तहकीक अपनी जगह, इस बात के तारीखी शवाहिद भी पाए जाते हैं। चंगेज खान ने खुद दर्जनों शादियां की और उनके बेटों की तादाद 200 बताई जाती है। फिर उनमें से कई बेटों ने आगे जाकर हुकूमतें कायम की और साथ ही साथ वसीओ अरीज हरम रखे जहां उनके बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। मशहूर तारीखदान मलिक अता जो अपनी किताब तारीख जहां कुशाई में चंगेज खान की मौत के सिर्फ 3 साल बाद ये लिखते हैं, इस वक्त उसके खानदान के 20,000 अफराद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं उसके बारे में मजीद कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा ना हो इस किताब के क़ारीन इसके मुसन्निफ पर मुबालगे का इल्ज़ाम लगा लें और ये कहना शुरू कर दें कि इतने मुख्तसर वक्त में एक शख्स की इतनी ज्यादा औलाद कैसे पैदा हो सकती है। इस मौके पर हमारा सामना तारीख की एक हैरान कुन और अनोखी सितम ज़रीफ़ी से होता है। जब चंगेज खान की उम्र 60 वर्ष से तजावुज़ कर गई तो उन्होंने अपने खैमे में अपनी पहली बीवी और मलका आलिया बोरता खातून के बतन से पैदा होने वाले 4 बेटों जोची, उगताई, चुगताई और तोली पर मुश्तमिल खसूसी मजलिस बुलवाई जिसमें उनके जानशी के नाम का फैसला होना था। चंगेज खान ने मजलिस का आगाज कुछ यूं किया, अगर मेरे सब बेटे खाकान बनना चाहें और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार कर दें तो फिर क्या ये वही बात नहीं होगी जो पुरानी कहानियों के 2 सांपों के बारे में कही जाती है जिसमें से एक के कई सर और एक दुम और दूसरे का एक सर और कई दुमें थीं। चंगेज खान ने कहानी सुनाई कि जब मुतअद्दिद सरों वाले सांप को भूख लगती थी और वो शिकार करने के लिए निकलता था तो उसके मुतअद्दिद सर आपस में मुत्तफिक नहीं हो पाते थे कि किस तरफ जाना है। आखिर कई सरों वाला सांप भूख से मर गया जबकि कई दुमों वाला आराम से जिंदगी गुजारता रहा। उसके बाद खाकान आजम ने अपने सबसे बड़े बेटे जोची खान को बोलने की दावत दी। कट्टर मंगोल हिफ्ज़ मरातब के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि बाकी भाई जोची की अवलियत कबूल कर लें। ये बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम न हो सकी। वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप को मुखातिब करके कहा, क्या इसका मतलब है कि आप जोची को अपनी जानशीनी इनायत कर रहे हैं? हम किसी मरकत की नाजायज औलाद को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं? चुगताई का इशारा 40 वर्ष पुराने उस वाक़े की तरफ था जब बोरता खातून को चंगेज खान के मुखालिफ कबीले मरकत ने अगवा कर लिया था। बोरता 1161 में ओल्ड खोंद कबीले में पैदा हुई थी जो तिमोजन यानी चंगेज खान के बोरजीगन कबीले का हलीफ था। इन दोनों की बचपन में ही मंगनी हो गई थी जबकि शादी उस वक्त हुई जब बोरता की उम्र 17 और चंगेज की उम्र 16 वर्ष थी। बोरता को समोर की पोस्तीन बतौर जहेज दी गई। शादी के चंद ही दिन बाद मरकत कबीले ने जोड़े के कैंप पर धावा बोल दिया। तिमोजन यानी चंगेज खान अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गया, तहम उसकी दुल्हन पीछे ही रह गई। मरकत असल में बोरता ही के लिए आए थे।
کہانی کچھ یوں ہے کہ چنگیز خان کی ماں ہوئلن مرکد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے چنگیز خان کے باپ نے اغوا کر کے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ مرکد برسوں بعد بھی اس بات کو بھلا نہیں پائے تھے اور اب وہ بورتا کو اٹھا کر ہوئلن کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بورتا ایک بیل گاڑی میں چھپ گئی لیکن مرکدوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھوڑے پر ڈال کر ساتھ لے گئے۔ تیموجن نے اپنی دلہن کی بازیابی کی کوششیں جاری رکھیں۔ خانہ بدوش مرکد قبیلہ وسطی ایشیا کی ہزاروں میل کے رقبے پر پھیلی چراگاہوں میں جہاں جہاں جاتا تیموجن کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس دوران اس نے ادھر ادھر سے ساتھی بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ اس کا ایک قول مشہور ہے کہ مرکدوں نے صرف میرا خیمہ ہی سونا نہیں کیا بلکہ سینہ چیر کر میرا دل بھی نکال لے گئے ہیں۔ بالآخر جب مرکد قبیلہ 400 کلومیٹر دور سائبیریا کی بیکال جھیل کے قریب خیمہ زن ہوا تو تیموجن نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی ڈرامائی چھاپہ مار کارروائی میں بورتا کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑوا لیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ چنگیز خان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی واقعے نے انہیں اس راستے پر ڈال دیا جس پر چل کر آگے وہ فاتح عالم بنے۔ تاہم بورتا کو بازیاب کراتے کراتے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ بورتا نے واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد جوچی کو جنم دیا۔ اس وقت بھی چہمہ گوئیاں ہوئیں لیکن چنگیز نے ہمیشہ جوچی کو اپنا بیٹا ہی تسلیم کیا اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں اسی کو جانشین بنانا چاہتے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ 40 برس بعد یہی واقعہ اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور ان کے اپنے بیٹے ان کے روبرو ان کے بیٹے کی ولدیت کو مشکوک قرار دیں گے۔ چغتائی نے جب جوچی پر الزام دھرا تو جوچی چپ نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اٹھ کر چغتائی کو تھپڑ دے مارا اور دونوں بھائی گتھم گتھا ہو گئے۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے مرنے کے بعد تینوں چھوٹے بیٹے کبھی بھی جوچی کو بطور خاقان اعظم قبول نہیں کر سکیں گے اور آپس میں لڑ کر اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے۔ اب چغتائی نے ایک تجویز پیش کی جس کی چھوٹے بھائیوں نے فوری تائید کر دی۔ اس نے بیچ کا راستہ پیش کیا کہ نہ میں نہ جوچی بلکہ تیسرے نمبر والے اوغدائی کو خاقان بنا دیا جائے۔ چنگیز خان کو چوٹ تو گہری لگی تھی لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا دھرتی ماں وسیع ہے اور اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہیں، ایک دوسرے سے دور دور خیمے نصب کرو اور اپنی اپنی سلطنتوں پر حکومت کرو۔ یہ تاریخ کی عجیب و غریب ستم ظریفی ہے کہ آج جس شخص کی اولاد کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے منہ پر اس کے مقرر کردہ ولی عہد کو اس کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 18 اگست 1227 کو آخری سانسیں لیتے وقت شاید چنگیز خان کو سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا رہا ہوگا۔